बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एमडी कैट केमिस्ट्री का यूनिट 1 इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अगर किसी भी स्टूडेंट का यूनिट 1 वीक है या उसे यूनिट 1 के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आज का जो मेरा लेक्चर है ये डिटेल और कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर है यूनिट 1 का। पाकिस्तान में तमाम प्रोविंसेस के तमाम यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम है, तो किसी भी प्रोविंस के जो स्टूडेंट हैं अगर उनको यूनिट 1 में कैलकुलेशन डिफिकल्ट लग रही हैं तो आपने फोकस होकर इस 1 आवर के लेक्चर को आपने सुनना है। इंशाल्लाह आपका यूनिट 1 बहुत अच्छा स्ट्रांग होगा और आपकी कैलकुलेशन भी आपको इजी लगेंगी, मुश्किल नहीं लगेंगी। यूनिट 1 के टॉपिक्स जो हैं मोल्स एंड एवोगैड्रो नंबर, जिसमें हमने स्टाइकोमेट्री कैलकुलेशन स्टडी करेंगे। नंबर 2 टॉपिक है लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस रिएक्टेंट, और नंबर 3 है यील्ड। ये 3 टॉपिक्स हैं, हमारा टू द पॉइंट इन टॉपिक्स के ऊपर फोकस होगा। लेकिन मैं स्टार्ट करूंगा इंट्रोडक्शन से, जिसमें मैं एलिमेंट, कंपाउंड, मोल इनको डिफाइन करूंगा और इनमें डिफरेंस बताऊंगा, क्योंकि केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने के लिए जब तक आपको एटम, एलिमेंट, कंपाउंड इनमें डिफरेंस नहीं पता होगा तो केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होती हैं, उनको आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द मैटर, how many types of matter? There are 2 types of a matter. Number 1 pure substance and number 2 impure, जिसे हम मिक्सर कहते हैं। प्योर सब्सटेंस की फर्दर 2 टाइप्स हैं, नंबर 1 एलिमेंट एंड नंबर 2 कंपाउंड। और मिक्सर को भी हम 2 डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, होमोजेनियस मिक्सर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सर। फर्दर हेट्रोजेनियस मिक्सर को हम 2 टाइप्स में क्लासिफाई करेंगे, कोलाइड्स एंड सस्पेंशंस। Now what is element? Element in which all atoms are chemically identical, जिसमें तमाम एटम्स केमिकली आइडेंटिकल हो। मीन हाइड्रोजन में दोनों एटम एक जैसे हैं, फ्लोरीन में दोनों एटम एक जैसे हैं, ओजोन में तीनों एटम एक जैसे हैं, केमिकली आइडेंटिकल है। नो व्हाट इज कंपाउंड? कंपाउंड इज फॉर्म बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट। कंपाउंड में फिक्स्ड रेशियो होगी, कंपाउंड हमेशा हेट्रोटॉमिक होगा और कंपाउंड होमोजीनियस होती हैं। कोलाइड्स को हम सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन, कोलाइड्स और सस्पेंशन को हम ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज डिफरेंशिएट करते हैं। अगर पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होगा तो वो सॉल्यूशन है। अगर पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के इन बिटवीन होगा तो हम उन्हें कोलाइड्स कहते हैं। और अगर पार्टिकल साइज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर होगा तो उसे हम सस्पेंशंस कहते हैं। सो ये दीज 3 टाइप्स ऑफ अ मिक्सर इम्प्योर मैटर की हैं। नो एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड, ग्लूकोज, एसिटिक एसिड, जो प्योर होगा हम उसे कंपाउंड्स कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन, एयर, सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, कोलाइड्स की मिल्क, फॉग, स्मोक, एंड सॉल्यूशन की मडी वाटर, सैंड इन वाटर। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन। अब यहां पर हम 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, मॉलिक्यूल की डेफिनेशन और एटम की डेफिनेशन। सो मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ प्योर सब्सटेंस। मॉलिक्यूल जो है वो प्योर सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्ट है, जबकि एटम जो है इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट व्हिच कैन टेक पार्ट इन अ रिएक्शन और व्हिच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मीन मॉलिक्यूल जो है ये प्योर सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्ट है, while atom is the smallest particle of an element which can take part in a reaction or which may or may not exist independently. So these are 2 important definitions, molecule and atom. And other important point, molecule can be element जिसे हम कहते हैं होमोटॉमिक, जैसे P4O3 F2H2 है, and molecules can be heteroatomic जिसे हम कंपाउंड कहते हैं। तो एलिमेंट जो होगा जिसमें तमाम एटम एक जैसे होते हैं उसे हम एलिमेंट कहते हैं, और कुछ एलिमेंट्स मॉलिक्यूल्स भी होती हैं। जैसे आपके सामने मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं, ये सब एलिमेंट्स भी हैं और मॉलिक्यूल्स भी हैं। एंड अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जितने भी कंपाउंड्स होंगे वो मॉलिक्यूल्स होंगे, लेकिन हर मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं होता, बिकॉज मॉलिक्यूल कैन बी होमोटॉमिक और मॉलिक्यूल कैन बी हेट्रोएटॉमिक। इसके बाद नेक्स्ट जो हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे दैट इज द रिलेटिव एटॉमिक मास। क्योंकि मोल की कैलकुलेशन के लिए जब तक आपको एलिमेंट्स का मास याद नहीं होगा तो आप मोल कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम डेफिनेटली फील करेंगे। तो आपने फर्स्ट 20 एलिमेंट के प्रोटॉन नंबर और मास नंबर लाजमी याद करनी है न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन के लिए। सो व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास? व्हेन द मास ऑफ एटम of an element is compared with the unit mass of carbon 12.
is compared with the unit mass of carbon 12 is called relative atomic mass. जब हम किसी भी एटम के मास को यूनिट मास ऑफ कार्बन 12 से कंपेयर करेंगे, that is called the relative atomic mass. Now the question is हम इसको कंपेयर कैसे करते हैं? There are different techniques by which we can compare, but one of them is a mass spectrometer जो हमारी बुक में मौजूद है. mass spectrometer के थ्रू हम डिफरेंट एलिमेंट के आइसोटॉप के एग्जैक्ट मैसेज फाइंड करते हैं. तो दिस इज वन ऑफ द टेक्निक. नाउ व्हाई कार्बन 12? कार्बन 12 क्यों हमने सेलेक्ट किया? एक सबसे ज्यादा स्टेबल है, नंबर 2 मोस्ट अबंडेंट है. कार्बन 12 की अबंडेंस हम 100% लेते हैं और इसका मैस 12.00 में इसका फ्रैक्शन में मैस नहीं मिलता. नो व्हाट इज यूनिट मैस ऑफ कार्बन 12? अगर आप कार्बन के एक स्केल को, जैसे ये कार्बन का स्केल है, इसके आप 12 पार्ट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये आपके 12 पार्ट्स हो गए. इसका जो एक पार्ट होगा that is equal to 1/12 of carbon, 1/12 of carbon, and that equal to 1 AMU atomic mass unit के इक्वल है. ये पास पेपर एमडी कैट का एमसीक्यूज भी है. 1 AMU stands for 1/12 of carbon, 1/12 of any element, 1/12 of hydrogen. इस तरह के ऑप्शंस थे, बट 1 AMU stands for 1/12 of carbon. This is called the unit mass of carbon 12. अब हम यूनिट मास ऑफ कार्बन 12 की कैलकुलेशन देखते हैं. 6.02 23 एटम्स ऑफ कार्बन का मास होता है 12 ग्राम. 1 एटम ऑफ कार्बन का मास होगा 12 ओवर एवोगाड्रो नंबर. मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 1.9 10 23 इन ग्राम. ये ग्राम में कार्बन एक एटम का मास है. अगर आपको यूनिट मास ऑफ कार्बन 12 फाइंड करना हो तो आपने इसी मास को 12 से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास यूनिट मास है विच इज इक्वल टू 1 AMU. 1 AMU इज इक्वल टू 1.661 माइनस 24 ग्राम के इक्वल है. और 1 AMU इज आल्सो द रेसिप्रोकल ऑफ एवोगाड्रो नंबर. अब इस कैलकुलेशन में एक पॉइंट आप लोगों ने लाजमी समझना है इस कैलकुलेशन से. यहां तक जो मैंने कैलकुलेशन की है, अगर आपको किसी भी एक एटम का मास कैलकुलेट करना हो, आपने उस एटम के एटॉमिक मास को डिवाइड करेंगे एवोगाड्रो नंबर के साथ, तो आपको उस एक एटम का मास मिल जाएगा. लाइक द मास ऑफ 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम 24 ओवर एवोगाड्रो नंबर, द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 ओवर एवोगाड्रो नंबर. इस तरह से अगर आपको किसी मॉलिक्यूल के एक एटम का मास फाइंड करना हो तो आपने मॉलिक्यूल के मास को डिवाइड करोगे एवोगाड्रो नंबर के साथ. लाइक द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज 32 ओवर एवोगाड्रो नंबर. ये एक मॉलिक्यूल का मास होगा. नेक्स्ट है कैलकुलेशन के लिए एंटी टेस्ट में एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है जिससे स्टूडेंट इजीली विद कैलकुलेटर कैलकुलेशन करते हैं. वो पहले आपने स्पेसिफिक पैटर्न को समझना है, ट्रिक समझने हैं, फिर आपके लिए कैलकुलेशन बहुत आसान होगी, मुश्किल नहीं होगी. तो कुछ वैल्यूज हैं कांस्टेंट जो आपने याद रखनी है. लाइक जैसे 1/2 इज इक्वल टू 0.5, 1/4 दैट इक्वल टू 0.25, 1/8 दैट इक्वल टू 0.125, 1/10 एंड दैट इक्वल टू 0.1. इसी तरह से 2/3 अगर रेशियो आपको मिल रही है कहीं भी तो डेट इक्वल टू 0.66 के इक्वल होगा. इस तरह से 3/4 डेट इक्वल टू 0.75 के इक्वल है. अगर 4/5 आपको कहीं रेशियो मिल रही है डेट इक्वल टू 0.80 के इक्वल होगा. ठीक है, 3/4 0.75. इसी तरह से अगर आपको 3/10 है तो डेट इज इक्वल टू 0.3, कोई नंबर भी होगा तो डेट इज इक्वल टू 0.3. समटाइम आपके पास जो वैल्यू होती है उसको स्टूडेंट कैलकुलेट नहीं कर पाता, लेकिन ज्यादातर न्यूमेरिकल आपको इन्हीं रेशियो में मिलेंगे. जो आपके सामने मैंने रेशियो लिखी है इसी रेशियो से मिलेंगे. लाइक हम कुछ एक प्रैक्टिस भी करते हैं. सपोज करें आपके पास वैल्यू है 5.5/44. अब आपने इसको सॉल्व करने के ये किसके इक्वल है. जब भी न्यूमिनेटर लार्जर हो, डिनोमिनेटर लार्जर हो, न्यूमिनेटर स्मॉलर हो, दिस इज न्यूमिनेटर जो कि स्मॉलर है और डिनोमिनेटर लार्जर है, आपने डिनोमिनेटर की रेशियो चेक करनी है. यूजली न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की कोई ना कोई रेशियो होगा.
अगर मैं 44 का हाफ करूंगा तो इसका वैल्यू क्या होगी 22, और अगर 22 को हाफ करूंगा तो 11, और 11 को फर्दर हाफ करूंगा दैट इक्वल टू 5.5। अब आपने इस रेशो को समझना है। 22 44 का 1/2 है, 11 44 का 1/4 है, और 5.5 44 का क्या होगा, डेट इज इक्वल टू 1/8। इसका मतलब है ये वैल्यू है 1/8, और 1/8 0.125 के इक्वल है। हम इस तरह से क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको रेशो याद हो, और रेशो का मेथड जो है ये बेस्ट मेथड होता है अगर आपने कोई भी कैलकुलेशन करनी है। अब सम टाइम आपके पास वैल्यूज इस तरह से होती हैं, वो बहुत ही आसान है। 1/10 रेशो की 1.8/18 ये बहुत ही इजी वैल्यू होगी, तो इसको हम किसके इक्वल लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू 0.1। बट सम टाइम वैल्यू आपको इस तरह से मिलती है 0.9/18 है। अब आपने इसको सॉल्व करना है। आप डेसिमल को खत्म करें, नीचे क्या होगा 10, 9 2, इसका मतलब है दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू 10 है। 1/2 आपको याद है किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 0.5। तो हम इसको 0.5/10 लिख सकते हैं, और दैट इक्वल टू 0.05 के इक्वल होगा। तो आप इस तरह से किसी भी कैलकुलेशन को इजीली कर सकते हैं। बट ये जो कांस्टेंट मैंने चीजें शेयर की हैं, ये अगर स्टूडेंट को याद होंगी तो उसके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी कि वो किसके इक्वल है। अब कुछ आप खुद कर लीजिएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, उसको खुद चेक कर लेना। लाइक 4.25/17, आपने ये चेक करना है ये किसके इक्वल होगा, 4.25/17। इसी तरह से आपने देखना है 4.5/18, ये वैल्यू जो है ये किसके इक्वल होगी, इसको भी चेक कीजिएगा, इस वैल्यू को भी देखना ये वैल्यू किसके इक्वल होगी। तो इस तरह से कोई सी वैल्यूज लेकर आप उसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको कैलकुलेशन आसान होगी, मुश्किल नहीं होगी। नाउ हम स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक जो है इस यूनिट का, वो है मोल। एनी सब्सटेंस हैविंग एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उसे हम मोल कहते हैं। कोई भी सब्सटेंस जिसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो। मोल्स में एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, फॉर्मूला यूनिट हो सकता है, या आयन हो सकता है। एटम के लिए हम एटॉमिक मास की टर्म यूज करते हैं, मॉलिक्यूल के लिए हम मॉलिक्यूलर मास की टर्म यूज करते हैं, फॉर्मूला यूनिट के लिए फॉर्मूला मास की, आयनिक कंपाउंड के लिए हम आयनिक मास की टर्म को यूज करते हैं। सो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम 23 AMU है। ये सोडियम का एटॉमिक मास है, या हम इसे कहते हैं कि 1 एटम ऑफ सोडियम का मास है। अगर AMU में होगा तो हम उसे कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। Molecular mass of water 18 AMU, that is the mass of one molecule of water. Formula mass of NaCl 58 AMU, that is one formula unit of NaCl, और सल्फेट आयन का 96 AMU, वन आयन ऑफ सल्फेट, ये सल्फेट के एक आयन का मास है। जब हम इनके रिलेटिव एटॉमिक मैसेज को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल टू 1 मोल, ये 1 मोल के इक्वल होता है। लाइक 1 ग्राम एटम, याद रखिएगा जब ग्राम एटम लिखा होगा इसका मतलब होता है मोल। 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 23 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल। 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम, दैट इज आल्सो इक्वल टू 1 मोल। जब हम इन तमाम एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल के रिलेटिव एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो दैट आर कॉल्ड द ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, या ग्राम फॉर्मूला यूनिट फॉर आयनिक कंपाउंड के लिए, या ग्राम आयन फॉर आयन के लिए, इन सब को हम कहते हैं 1 मोल के इक्वल है। और 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस ऑलवेज कंटेन एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल। अब यहां आपने एक डिफरेंस समझना है। अगर आपको लिखा हो 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम तो ये है 1 मोल के इक्वल, लेकिन अगर लिखा हो 23 ग्राम एटम ऑफ सोडियम तो ये इक्वल होगा 23 मोल्स के इक्वल। But if the statement is 23 gram of sodium, this is a 23 gram of sodium, that is equal to 1 mole, और मोल को कैलकुलेट करने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं mass in gram over molar mass, वो उसी से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमने मोलर वॉल्यूम और एवोगैड्रो नंबर की डेफिनेशन, और उसके बाद हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे। मोलर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP। अभी हम दोनों कंडीशन देखेंगे। मोलर वॉल्यूम को हम डिनोट करते हैं VM से। दिस टर्म इज यूज्ड फॉर आइडियल गैसेस या गैसेस के लिए, नॉट फॉर लिक्विड और सॉलिड के लिए टर्म नहीं है। मोलर वॉल्यूम की टर्म सिर्फ गैसेस के लिए होती है, लिक्विड या सॉलिड के लिए नहीं होती। दो कंडीशंस होती हैं। STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, इस पे वॉल्यूम 22.414 होगा, और RTP रूम टेम्परेचर प्रेशर, और इस पे वॉल्यूम होगा 24 डेसीमीटर क्यूब। अब STP पे टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस,
डिफरेंस इसमें ये होता है कि यहाँ पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है और आरटीपी पे जो टेम्परेचर होगा वो 25 डिग्री सेल्सियस होगा। प्रेशर दोनों में सेम होता है। आपने ये दो डिफरेंट वैल्यूज जो है वो याद रखनी है मोलर वॉल्यूम की, एसटीपी और आरटीपी। एवोगैड्रो नंबर्स, इट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स में एटम हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, उसे हम एवोगैड्रो नंबर्स कहते हैं। इसको हम Na से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू 6.02 10⁻23 इसकी वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल 22.41 डेसीमीटर क्यूब हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी इज इक्वल टू 2 ग्राम, ये उसका मैस है और इसमें 1 मोल होगा और 1 मोल में मॉलिक्यूल्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। सिमिलर 22.414 डेसीमीटर क्यूब अमोनिया गैस एट एसटीपी इज इक्वल टू 17 ग्राम, वो भी 1 मोल के इक्वल है और 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर, वो भी एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होगा। नेक्स्ट हमने कुछ रिलेशन स्टडी करने हैं मोल से बाकी कन्वर्जन। मोल को हम कंसंट्रेशन में चेंज कर सकते हैं, वॉल्यूम में चेंज कर सकते हैं, मैस में चेंज कर सकते हैं और पार्टिकल में चेंज कर सकते हैं। अब अगर हमें मोल को वॉल्यूम में चेंज करना होगा तो आपने मोल को मल्टीप्लाई करना है मोलर वॉल्यूम के साथ। मोल से हमें मैस फाइंड करना होगा तो आपने मल्टीप्लाई करना है मोलर मैस के साथ, और अगर आपने मोल से पार्टिकल फाइंड करने हैं तो आपने मल्टीप्लाई करना है एवोगैड्रो नंबर के साथ। ये 3 यूनिट जो है इनको आपने मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन मोल से अगर आपको कंसंट्रेशन फाइंड करनी है तो आपने डिवाइड करना है इसको वॉल्यूम के साथ। अब आप इसके ऑपोजिट देखें, अगर आपको वॉल्यूम से आपने वॉल्यूम से मोल में वापस आना है, मीन वॉल्यूम गिवन है और आपने मोल फाइंड करें या मल्टीप्लाई किया था, अब आप डिवाइड करेंगे किसके साथ, मोलर वॉल्यूम से आप डिवाइड करेंगे। इस तरह से अगर आपको मैस को मोल में कन्वर्ट करना है तो आप अगेन आप इसको डिवाइड करेंगे मोलर मैस के साथ, और आपने पार्टिकल्स को दोबारा मोल में चेंज करना है तो अगेन आप डिवाइड करेंगे एवोगैड्रो नंबर के साथ। और अगर आपने कंसंट्रेशन से मोल में वापस जाना है तो पहले आपने डिवाइड किया था, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम के साथ। अभी आगे मैं एक टेबल करवाऊंगा, उसमें आपको ये सारे फॉर्मूलाज जो हैं ये क्लियर हो जाएंगे। बट यहाँ पर मोल कैलकुलेट करने के जो फॉर्मूलाज हैं कि मोल अगर मैस गिवन है तो आपने मोलर मैस से डिवाइड करना है, अगर आपको वॉल्यूम गिवन है तो आप मोलर वॉल्यूम से डिवाइड करें, और अगर आपको पार्टिकल्स गिवन है तो आप एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करें तो आपको मोल मिल जाएगा। नेक्स्ट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कोवलेंट बॉन्ड, किसी भी चीज का नंबर फाइंड करने हो तो आपने क्या करना है, आपने उस सब्सटेंस के मोल फाइंड करने हैं, उसको मल्टीप्लाई करना है रिक्वायर्ड पार्टिकल्स के साथ इनटू एवोगैड्रो नंबर। व्हाट इज रिक्वायर्ड पार्टिकल, जो चीज पूछी जाएगी उसे हम रिक्वायर्ड पार्टिकल्स कहते हैं। ये एटम्स हो सकते हैं, ये आयंस हो सकते हैं, ये मॉलिक्यूल्स हो सकती हैं, कुछ भी पूछा जाएगा उसे हम रिक्वायर्ड पार्टिकल्स कहते हैं। अभी हम एक एग्जांपल में इसको अंडरस्टैंड करेंगे। कैलकुलेट द डैश इन 9 ग्राम ऑफ वाटर, 9 ग्राम गिवन है, सबसे पहले आपने मोल्स कैलकुलेट करने हैं। n इज इक्वल टू 9 ओवर मोलर मैस ऑफ वाटर 18, दैट इज इक्वल टू 0.5 मोल के इक्वल है। अब यहां पर मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ये मैंने 9 डिफरेंट क्वेश्चन लिखे हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 9 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द ऑक्सीजन एटम्स, ये हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स, दीज आर द रिक्वायर्ड पार्टिकल्स, जो चीज पूछी जाती है। अब सबके लिए 9 ग्राम वाटर है तो अगर हम पहले मोल फाइंड किए 0.5 है तो हम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम फाइंड करेंगे 0.5 मोल, तो सब में सेम आएंगे। और वाटर में हाइड्रोजन के एटम्स कितने होते हैं, तो वाटर का अगर आपको फॉर्मूला आता है H2O तो इसमें हाइड्रोजन के एटम 2 होंगे, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। ऑक्सीजन के लिए 0.5 इंटू एक ऑक्सीजन का एटम है इंटू एवोगैड्रो नंबर। टोटल एटम 3 हैं तो हम 0.5 को रिक्वायर्ड पार्टिकल इसमें 3 होंगे, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। कोवलेंट बॉन्ड वाटर में 2 होती हैं तो 0.5 को अगेन मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ इंटू एवोगैड्रो नंबर। इलेक्ट्रॉन, वाटर में इलेक्ट्रॉन 10 होती हैं, 2 हाइड्रोजन में और 8 ऑक्सीजन में होती हैं, तो 0.5 इंटू 10 इंटू एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन 0.5 वो भी 10 होंगे इंटू 10 इंटू एवोगैड्रो नंबर, तो हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, आपने याद रखना है ये जो हाइड्रोजन का एटम होता है इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, ये प्रोटियम है, एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है, तो इसमें न्यूट्रॉन होंगे 8 जो ऑक्सीजन में होंगे इंटू एवोगैड्रो नंबर। हाइड्रोजन आयन,
वाटर को जब हम आयोनाइज करते हैं तो इट गिव 1H पॉजिटिव आयन एंड 1 OH नेगेटिव आयन। तो इसमें हाइड्रोजन आयन 1 है तो हम 0.5 को अगेन मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ इंटू एवोगैड्रो नंबर के साथ, और हाइड्रोक्सिल आयन भी एक ही है तो 0.5 इंटू 1 इंटू एवोगैड्रो नंबर के साथ। तो इस तरह से आप किसी भी कंपाउंड में नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम कुछ कंपैरिजन मेथड को अंडरस्टैंड करेंगे। ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है और इस एक पेज से जो आपके सामने अभी स्लाइड आएगी, इससे हम तकरीबन मोर देन 50 MCQs भी सॉल्व कर सकते हैं, उसको भी आपने समझना है। अब कंपैरिजन मेथड क्या है, आपने याद रखना ये स्टैंडर्ड है 1 मोल। 1 मोल गैस है, उसमें वॉल्यूम 22.4 होगा और उसमें पार्टिकल्स 6.02 × 10⁻23 होंगे। अब अगर हम हाफ करते हैं तो वॉल्यूम भी हाफ हो जाएगा, पार्टिकल्स भी हाफ हो जाएंगे, मीन उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी हाफ हो जाएंगे। अगर हम फर्दर हाफ करते हैं, जो मैं पहले आपको रेशियो का मेथड बता चुका हूं, तो ये वॉल्यूम 5.6 होगा तो पार्टिकल भी हाफ हो जाएंगे। अगर मैं 1/8 करूंगा तो वॉल्यूम 2.8 और पार्टिकल भी 0.75। अगर 1/10 0.1 तो 22 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2.24 होगा, तो पार्टिकल 0.6 × 10⁻23 या हम कहते हैं 6.02 × 10⁻22। अगर 1/100 करूंगा तो 0.22414 और 0.06 इंटू एवोगैड्रो नंबर। यहां पर हमने मोल्स कम किए थे, अब हम मोल्स को इंक्रीज करते हैं। 1.5 मोल्स के लिए 33.6 होगा और ये पार्टिकल्स होंगे। 2 मोल्स के लिए हमने इस वॉल्यूम को 2 से मल्टीप्लाई किया 44.8 और नंबर ऑफ पार्टिकल्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 इंटू एवोगैड्रो नंबर। 3 मोल्स के लिए 67 और 18 और 4 मोल्स के लिए वॉल्यूम 89 और 24। ये जो कंपैरिजन का मेथड है ये वैल्यू फिक्स है, ये कांस्टेंट है, ये कभी भी चेंज नहीं होंगी। 2 मोल्स के लिए हमेशा वॉल्यूम फिक्स होगा, 2 मोल्स के लिए एवोगैड्रो नंबर हमेशा वैल्यू फिक्स होगी। हाफ मोल के लिए हमेशा वॉल्यूम भी फिक्स होगा और हाफ मोल के लिए एवोगैड्रो नंबर के पार्टिकल्स भी फिक्स होंगे। अब चेंज क्या होता है, वो होता है मैस। अब मैं 3 डिफरेंट गैसेस का मैस कंपेयर करूंगा। 1 मोल के लिए हाइड्रोजन गैस का मैस है 2 ग्राम, मीथेन गैस का मैस है 16 ग्राम और ऑक्सीजन गैस का मैस है 32 ग्राम, ये 1 मोल के लिए। तो आप देखें जब हाइड्रोजन का हम हाफ करेंगे तो उसका मैस भी हाफ हो जाएगा। फर्दर हाफ किया 0.25 0.5, फर्दर हाफ 0.25, इंक्रीज किया है ये 3 ग्राम होगा, किसके लिए 1.5 मोल्स के लिए, और 4 मोल्स के लिए हाइड्रोजन का मैस कितना होगा 8 ग्राम। हमने 2 को मल्टीप्लाई किया 4 से, तो हमारे पास 8 ग्राम मैस आ गया है। इस तरह ऑक्सीजन का मीथेन गैस का 4 मोल्स के लिए मैस कितना होगा 64 और ऑक्सीजन का कितना होगा 128, और इसी रेशियो से आप इसको कम भी कर सकते हैं। तो आप यहां देखें, अगर आपको जो मैंने पहले कन्वर्जन फॉर्मूलाज दिए हैं उसके थ्रू भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं कि अगर आपके पास 2 मोल्स है किसी भी गैस के, उसका वॉल्यूम हमेशा 22.4 होगा, तो मोल से अगर हमें वॉल्यूम फाइंड करना हो तो हमें मल्टीप्लाई करना होता है मोलर वॉल्यूम के साथ। मोल से अगर हमें एवोगैड्रो नंबर फाइंड करनी हो तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा एवोगैड्रो नंबर के साथ। मोल से अगर हमें मैस फाइंड करना हो तो आप उसको मल्टीप्लाई कीजिए मोलर मैस जो कि हाइड्रोजन का 2 ग्राम है, और इस तरह ऑक्सीजन के लिए आपने 16 से मल्टीप्लाई करना होगा, ऑक्सीजन के लिए 32 से और मीथेन के लिए 16 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर आप इस टेबल को एक बार प्रैक्टिस कर लें और इसको समझ लें तो आपके लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। अभी आगे हम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करेंगे। मैस ऑफ 11.2 डेसीमीटर क्यूब, अभी हमने टेबल में पढ़ा है कि 11.2 डेसीमीटर क्यूब हाफ मोल के इक्वल होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का टेबल में मैंने हाइड्रोजन, मीथेन और ऑक्सीजन का मैस दिया था, तो कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल का मैस 44 होता है और 11 मोल का कितना होगा 11.2 का 22 ग्राम। तो आप अगर इसी कंपैरिजन मेथड को याद कर लें तो आपको 11.2 डेसीमीटर क्यूब है, इसका मतलब ये हाफ मोल के इक्वल है और हाफ मोल का मैस कार्बन डाइऑक्साइड का 22 ग्राम होगा। तो इजी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन, 1 मोल में क्या है, एवोगैड्रो नंबर एटम ऑफ ऑक्सीजन नो, इसमें 2 है। मीन अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल लें, इसमें हम कार्बन लिखें और हम इसमें ऑक्सीजन लिखें, तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में 1 मोल कार्बन एटम होगा और 2 मोल ऑक्सीजन के एटम्स होंगे। ठीक है, तो बीटा ऑप्शन है 12 एटम ऑक्सीजन, यस ये पॉसिबल है। चार्ली ऑप्शन है एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, यस ये भी पॉसिबल है। सो आंसर इज डेल्टा बोथ बी एंड सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप इसको पहले खुद सॉल्व करें, 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करें और उसके बाद मेरा सोल्यूशन सुनिएगा। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, ये रेशियो है 1/10, तो वी नो डैट के 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम जो होता है वो कितना होता है 22.4। अब आपसे पूछा है 4.4, तो इसका मतलब है आपने इसको 10 से डिवाइड किया है, तो जब 10 से डिवाइड करें तो आंसर विल बी 2.24 डेसीमीटर क्यूब होगा, ऑप्शन अल्फा। इस क्वेश्चन को भी आप पहले सॉल्व करें और फिर आप मेरा सॉल्यूशन सुनिएगा। 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस रिप्रेजेंट, यहां पर है 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस किसको रिप्रेजेंट कर रही है? क्या ये वैल्यू जो गिवन है ये 1 मोल की है? यस, अल्फा ऑप्शन 1 मोल की है। क्या ये पार्टिकल्स भी 1 मोल की है? बिल्कुल ठीक है। क्या 22.414 डेसीमीटर क्यूब कोई भी गैस होगी वो भी 1 मोल को रिप्रेजेंट करती है? बिल्कुल ठीक है। तो आंसर इज ऑल ऑफ दीज, ये तमाम वैल्यूज जो हैं ये 1 मोल को रिप्रेजेंट कर रही हैं। नेक्स्ट है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 0.1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब होता है मोल, ठीक है। 0.1 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब है 0.1 मोल, तो हमें 0.1 मोल को मल्टीप्लाई किससे करना है? एवोगैड्रो नंबर के साथ, तो आपको आंसर मिल जाएगा ऑप्शन बीटा 6.02 10 22 आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट हम स्टाइकोमेट्री को स्टडी करते हैं और उसके बाद फिर इसके भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। स्टाइकोमेट्री की स्टेटमेंट क्या है? इट इज अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन को स्टाइकोमेट्री कहते हैं। इसकी लिमिटेशंस है बैलेंस केमिकल इक्वेशंस की। बैलेंस केमिकल इक्वेशंस डू नॉट टेल अबाउट द कंडीशंस, मीन टेम्परेचर, प्रेशर, रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लेन नहीं करती, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को एक्सप्लेन नहीं करती, मैकेनिज्म ऑफ अ रिएक्शन को, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बैलेंस केमिकल इक्वेशन एक्सप्लेन नहीं करती, या हम उसे इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखकर हम ये नहीं बता सकते उसका रेट क्या है, उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, उसकी कंडीशंस क्या है, हम एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखकर नहीं बता सकते। सो दीज आर कॉल्ड द लिमिटेशन ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। नो व्हाट आर द कंडीशंस फॉर स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन? और रिएक्टेंट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। अब इसी पॉइंट से एक और पॉइंट आपने समझना है कि स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस के लिए, लिमिटिंग रिएक्टेंट की कैलकुलेशंस के लिए और यील्ड के लिए केमिकल रिएक्शन शुड बी इरिवर्सिबल एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओबे होना चाहिए। अगर आप लिमिटिंग रिएक्टेंट की कैलकुलेशन कर रहे हैं या यील्ड की कैलकुलेशन कर रहे हैं या आप स्टाइकोमेट्री की कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसमें केमिकल रिएक्शन शुड बी इरिवर्सिबल एंड इक्वेशन शुड बी बैलेंस। व्हेन ऑल द रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओबे होगा। नो साइड रिएक्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ओबे होगा। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तीनों की कैलकुलेशन में ओबे होना चाहिए, नॉट ओनली स्टाइकोमेट्री। नाउ कौन से रिलेशनशिप हम स्टडी कर सकते हैं? तो मोल मोल रिलेशनशिप, मोल मैस रिलेशनशिप, मोल वॉल्यूम रिलेशनशिप। इस तरह से वॉल्यूम मोल, वॉल्यूम मैस, वॉल्यूम वॉल्यूम एंड मैस मोल, मैस मैस और मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप हम स्टडी कर सकते हैं। अब हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हम इनका रिलेशन स्टडी कैसे करेंगे। जैसे मैंने ये आपके सामने एक इक्वेशन लिखी है 2H2O2 2H2O, ये एरो थोड़ा सा आगे चला गया, एक्चुअली यहां पर आना था। अब इसमें सबसे पहले मैंने मोल्स लिखे हैं। 2 मोल्स हाइड्रोजन रेट विद 1 मोल ऑक्सीजन गिव 2 मोल्स ऑफ वाटर। दिस इज कॉल्ड द मोल मोल रिलेशनशिप। अगर आपके पास रिएक्टेंट के मोल्स गिवन है तो आप प्रोडक्ट के मोल्स फाइंड कर सकते हैं। अब हम मैस को देखेंगे। अगर 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस हो, इस गैस का मैस 4 ग्राम है, 32 ग्राम ऑक्सीजन, तो 36 ग्राम वाटर बनेगा। 2 मोल्स वाटर बन रहा है, 2 मोल्स का मैस 36 ग्राम होता है। अब अगर हम वॉल्यूम लें, 2 मोल हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम होगा 44, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन का वॉल्यूम होगा 22 और वाटर का, अगर गैस वहां फॉर्म हो रही है वाटर, तो ये 44.8 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम होगा। और अगर हम पार्टिकल्स देखेंगे तो हम अगेन 2 मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, और ऑक्सीजन 1 मोल है तो 6.02, और स्टीम भी 2 मोल्स है तो 12.02 1023 होंगे। याद रखिएगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मोल की रेशो, मैस की रेशो, वॉल्यूम रेशो और पार्टिकल की रेशो कभी चेंज नहीं होगी, ये हमेशा फिक्स होती है। ठीक है, अब हम इनकी फर्दर रिलेशन डिस्कस करते हैं। अगर 1 मोल हो तो ऑक्सीजन का 0.5 मोल होगा और वाटर 1 मोल बनेगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? फॉर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म 1 मोल ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 0.5 मोल। इसी तरह से मैस का रिलेशन समझिएगा। अगर 4 ग्राम हाफ या 2 ग्राम है, 32 का हाफ 16 ग्राम है, तो 36 का हाफ 18 ग्राम है। 4 ग्राम 32 से रेट करने के बाद 36 ग्राम प्रोड्यूस कर रहा है वाटर, लेकिन अगर 2 ग्राम लेंगे इट विल रेट विद 16 ग्राम
एंड 18 ग्राम वाटर प्रोड्यूस होगा। और अगर 1 ग्राम लेंगे हाइड्रोजन को तो 8 ग्राम ऑक्सीजन से रेड करेगा और 9 ग्राम वाटर बनेगा। याद रखिएगा ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन की रेशो है, ये कभी चेंज नहीं होगी। मीन इस इक्वेशन में हाइड्रोजन हमेशा 1 ग्राम ऑक्सीजन के 8 ग्राम से रेड करेगी और 9 ग्राम वाटर बनेगा। इसी तरह से वॉल्यूम के रेशियो अगर हम देखें तो 22.4 डेसीमीटर क्यूब रिएक्ट विद 11 पॉइंट, इसको हमने हाफ किया है तो इस रेशियो को भी हम हाफ करेंगे तो रिएक्ट टू प्रोड्यूस 22.4 डेसीमीटर क्यूब स्टीम। इस तरह से पार्टिकल्स को अगर हम इसको हाफ कर रहे हैं तो ये वैल्यू भी हाफ हो जाएगी और ये वैल्यू भी हाफ हो जाएगी। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन की आइदर रेशियो मोल में हो, मैस में हो, वॉल्यूम में हो, पार्टिकल्स में हो, ये कभी चेंज नहीं होती। ये हमेशा एक स्पेसिफिक रेशियो के साथ दोनों रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट बनेगा। विच इज ट्रू, ऑलवेज ट्रू फॉर बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इट कंटेन इक्वल। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आपने याद रखना है हमेशा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो मैस होता है ये हमेशा सेम होता है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन लाइक हम इसकी एग्जांपल लेते हैं 2H2 प्लस O2 एंड 2H2O, तो इसका मैस कितना है 4 ग्राम, ऑक्सीजन 32 ग्राम, वाटर कितना बना 36 ग्राम। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो मैस होगा ये कभी चेंज नहीं होगा और अगर मैस डिफरेंट होगा तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन ही होगी। अल्फा ऑप्शन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट। जैसे यहां पर देखिए रिएक्टेंट के मोल्स आपको कितने नजर आ रहे हैं 3 और प्रोडक्ट के मोल्स कितने हैं 2, तो ये इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी होते। बीटा ऑप्शन है मॉलिक्यूल्स, तो जब मोल इक्वल नहीं होंगे तो मॉलिक्यूल्स भी इक्वल नहीं होंगे, तो जब मोल्स इक्वल नहीं होंगे तो वॉल्यूम भी इक्वल नहीं होगा। तो आपने याद रखना है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कौन सी क्वांटिटी हमेशा सेम रहती है, दैट इज द मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो ऑप्शन चार्ली है, ये साइन यहां पर आना था। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है मीथेन रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन गैस रिएक्ट कर रहा है, ये मीथेन रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, स्टीम के साथ, तो यहां पर एरो होगा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। व्हाट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन। तो अगर आप रेशियो देखो 1 मोल ऑफ मीथेन गिव 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो 1 मोल्स ऑफ मीथेन गिव 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, और अगर 100 मोल्स होंगे तो डेट प्रोड्यूस 300 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। एक और पॉइंट आपने याद रखना है, मोल के लिए और वॉल्यूम के लिए, इन दोनों के लिए जो आपने रिलेशन यूज करना है वो आपने मोल का रिलेशन यूज करना है। मीन अगर आपसे मोल गिवन है और आपने मोल फाइंड करने है तो आप मोल मोल रिलेशन यूज करें। वॉल्यूम गिवन है तो आपने मोल फाइंड करने, उसके लिए भी आपने मोल मोल रिलेशन ही यूज करना है। आइदर वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है, वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में गिवन है, आपने यूज वॉल्यूम मोल मोल रिलेशन यूज करने हैं। तो 1 के लिए 3 है तो 100 के लिए कितना होगा 300 सेंटीमीटर क्यूब हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। दिस इज कॉल्ड द वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, और इसी को हम मोल मोल रिलेशनशिप से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The volume of ammonia obtained by combination of 10 centimeter cube nitrogen and 30 centimeter cube of hydrogen। यहाँ वॉल्यूम दिया हुआ है तो वॉल्यूम के लिए हमने रेशियो कौन सी यूज करनी है, हमने मोल की रेशियो यूज करनी है। अगर आप इस इक्वेशन में देखें तो इसमें 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट विद 3 मोल हाइड्रोजन टू गिव 2 मोल्स ऑफ वाटर। तो अगर ये 10 मोल होगा तो हाइड्रोजन के कितने मोल्स होंगे 30 मोल्स होंगे, और अमोनिया कितने मोल्स बनेंगी 20 मोल्स, और ये 20 सेंटीमीटर क्यूब भी हो सकता है। अब गिवन वैल्यू है वो भी यही है 10, गिवन वैल्यू है 10 सेंटीमीटर नाइट्रोजन 30 सेंटीमीटर क्यूब, और कितनी इसमें अमोनिया गैस बन रही है 20 सेंटीमीटर क्यूब अमोनिया गैस विल प्रोड्यूस। दिस इज आल्सो कॉल्ड मोल मोल रिलेशनशिप और वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what volume of oxygen is required for complete combustion of a mixture of 5 centimeter cube methane and 5 centimeter cube of ethene। आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को पहले खुद सॉल्व करें, फिर आप मेरी डिस्कशन को सुनिएगा। हम इसमें इसका आंसर 25 सेंटीमीटर क्यूब है, कैसे है वो आपने समझना है। मीथेन, ये इक्वेशन मैंने लिखी है, अगर आप देखें 1 मोल ऑफ मीथेन के लिए 2 मोल ऑक्सीजन है, और अगर 5 मोल होगी मीथेन तो 10 मोल ऑक्सीजन के यूज होंगे, या 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन का वॉल्यूम होगा। इथीन के लिए 1 मोल इथीन के लिए 3 मोल ऑक्सीजन है, तो 5 के लिए कितना होगा 15 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो वॉल्यूम होगा। तो ये 15 ये है 10 ये, हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर होगा 25 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये मिक्सर है और मिक्सर के लिए दोनों को हमें ऐड करना होता है।
नेक्स्ट है लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो सबसे पहले आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट की डेफिनेशन को समझना है। द रिएक्टेंट दैट गिव्स द लीस्ट अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट, द रिएक्टेंट दैट कंज्यूम अर्लियर, द रिएक्टेंट दैट कंज्यूम कंप्लीटली इज कॉल्ड द लिमिटिंग रिएक्टेंट, एंड द रिएक्टेंट दैट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। ये 4 पॉइंट आपने याद रखने हैं। ऐसा रिएक्टेंट जो कम से कम प्रोडक्ट की अमाउंट दे रहा है, जो रिएक्शन में जल्दी कंज्यूम हो रहा है, जो रिएक्शन के रेट को कंट्रोल करते हैं, उसे हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। When all the reactants consumed completely, जब तमाम रिएक्टेंट completely consume होंगे, या आप इसको यूं समझे, when the given amount of the reactant are in stoichiometric ratio, there is no limiting reactant। जब complete reactant consume होंगे, there is no limiting reactant। और complete reactant कब consume होंगे? when the given amount in stoichiometric ratio mean balance chemical equation की amount होगी। स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट होगी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन की अमाउंट को हम कहते हैं स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट होगी। ये एरो यहां पर है। जैसे 2 मोल्स हाइड्रोजन, 1 मोल ऑक्सीजन, 2 मोल्स वाटर। अब इस केस में कोई लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं है क्योंकि ये कंप्लीटली कंज्यूम हो गए हैं। या 4 ग्राम हाइड्रोजन और 32 ग्राम ऑक्सीजन में कोई लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं है क्योंकि ये कंप्लीट कंज्यूम हो गए हैं। कौन सी कंडीशन है जो हमें प्रेजेंस करवाती है लिमिटिंग रिएक्टेंट को? व्हाट कंडीशन लेड टू द प्रेजेंस ऑफ अ लिमिटिंग रिएक्टेंट? तो याद रखिएगा, नॉन स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन जो है, अगर नॉन स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट्स गिवन होंगी, लिमिटिंग रिएक्टेंट इज प्रेजेंट व्हेन द गिवन अमाउंट्स इन नॉन स्टाइकोमेट्रिकली। अगर स्टाइकोमेट्रिकली अमाउंट गिवन होगी तो कोई भी लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होगा, अगर नॉन स्टाइकोमेट्रिकली होगी तो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। नॉन स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट का मतलब क्या है? जैसे यहां पर मैंने लिखे 7 मोल्स हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के 1 मोल है, तो वाटर के कितने मोल्स बनेंगे ये अब आपने खुद कैलकुलेट करने हैं। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक 2 मोल गिव 1 मोल ऑक्सीजन टू गिव 2 मोल्स ऑफ वाटर। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन की रेशो कभी चेंज नहीं होती, तो याद रखिएगा 2 मोल ने 1 से ऐड करना है, 2 मोल्स बनेगा। जब ऑक्सीजन के 1 मोल है, आइदर हाइड्रोजन के 7 मोल्स हैं, बट ये 1 मोल इस 7 में से 2 से ऐड करेगा और 2 मोल ही वाटर बनेगा। इसमें ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा और हाइड्रोजन एक्सेस रिएक्टेंट होगा। अब अगर आपको सिर्फ लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करना है या एक्सेस रिएक्टेंट फाइंड करना है, उसके लिए एक शॉर्टकट आपने समझना है। जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट के गिवन होंगे, आप उसको डिवाइड कीजिएगा नंबर ऑफ मोल्स गिवन बाय द बैलेंस केमिकल इक्वेशन कोएफिशिएंट के साथ। अगर मैस गिवन है तो आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन के रिएक्टेंट के मैस से डिवाइड करना है। जहां पर वैल्यू कम होगी, दैट विल बी द लिमिटिंग रिएक्टेंट। ऑलवेज this formula to all the reactants, the reactant that gives the smallest answer will be the limiting reactant। जहां भी वैल्यू कम होगी उसे हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। जैसे इस क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं, 5 मोल हाइड्रोजन, 5 मोल ऑक्सीजन react together to produce water, then find the limiting reactant। तो first write down the balance chemical equation H2 plus O2, it gave 2H2O and 2H2। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग 2 मोल ने 1 मोल से ऐड करना है और 2 मोल वाटर बनेगा। अगर मैं इसके 4 मोल्स लूं तो दैट विल रिएक्ट विद द 2 मोल्स एंड गिव 4 मोल्स ऑफ वाटर। और अगर इसके 5 मोल्स हो हाइड्रोजन के तो दैट विल रिएक्ट 2.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड गिव 5 मोल्स ऑफ वाटर बनेगा। अब गिवन वैल्यू दोनों 5 हैं, तो अगर ये भी 5 है और ये भी 5 है, ऑक्सीजन भी 5 है, तो हाइड्रोजन कंप्लीट कंज्यूम हो जाएगा। हाइड्रोजन ये 5 मोल्स इस 2.5 के 5 में से 2.5 से ऐड करेगा और 5 मोल ही वाटर बनेगा और एक्सेस अमाउंट जो होगी वो 2.5 होगी। सो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा? हाइड्रोजन विल बी द लिमिटिंग रिएक्टेंट और ऑक्सीजन इसमें एक्सेस रिएक्टेंट होगा। अब इस क्वेश्चन में एक और शॉर्टकट पॉइंट आपने समझना है। अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो इस इक्वेशन में ऑक्सीजन का 1 मोल है और हाइड्रोजन के 2 मोल्स हैं। क्वेश्चन में दोनों के 5 मोल्स गिवन है। अगर इक्वल वैल्यूज दोनों रिएक्टेंट की गिवन हो, 5 मोल 5 मोल, 10 मोल 10 मोल, इक्वेशन में जिसके मोल ज्यादा होंगे रिएक्टेंट साइड पर वो हमेशा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो यहां पर हाइड्रोजन के 2 मोल्स हैं तो हाइड्रोजन इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट, ऑक्सीजन का 1 मोल है तो ऑक्सीजन इसमें एक्सेस रिएक्टेंट होगा। नेक्स्ट है mass of carbon dioxide produced when 16 ग्राम मीथेन react with 32 ग्राम ऑक्सीजन। अब इसमें भी आपने देखना है कि कितना मैस प्रोड्यूस होगा, तो इसका मैस अभी हम सॉल्व करते हैं और देखेंगे ये जो मैं एरो जहां पर आया है कि रेड साइन किस पर आएगा, अल्फा ऑप्शन पर या बीटा ऑप्शन पर। तो आपने सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में मीथेन व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर।
आप इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे 2O2 होगा। 16 ग्राम रिएक्ट विद 32 ग्राम एंड टू गिव 32 ग्राम से रेड करें और 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, 2 मोल वाटर बनेगा और 36 ग्राम वाटर बन रहा है। ये हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन का डेटा है, लेकिन क्वेश्चन में 16 ग्राम ने 32 ग्राम ऑक्सीजन से रेड करने हैं। सॉरी, यहां पर 2 मोल्स था तो यहां पर 32 प्लस 32 हम करेंगे। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन जो होगी यहां पर 64 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट विद 16 ग्राम मीथेन टू गिव 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप 16 ग्राम और 32 ग्राम, अगर मैं इसको 8 ग्राम लूंगा तो ये 32 ग्राम से रेड करेगी ऑक्सीजन के साथ और 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। अब आपने यहां लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट समझना है कि इसमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट को क्या होगा। ये मैंने रेशो लिखी है। अब गिवन वैल्यू है 16 रिएक्ट विद 32। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू रेशो 32 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट विद 8 ग्राम ऑफ मीथेन। तो 32 ग्राम इस 16 में से 8 से रेड करेगा और 8 ग्राम मीथेन एक्सेस में होगा और इसके रिस्पेक्टिव 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। सो ऑप्शन इज अल्फा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, अदरवाइज दोबारा इस क्वेश्चन को सुन लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यील्ड। यील्ड हम कहते हैं द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड यील्ड। जो केमिकल रिएक्शन से, इसे हम एक्चुअल यील्ड कहते हैं, या जो प्रोडक्ट की अमाउंट होती है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को हम यील्ड कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, थ्योरेटिकल यील्ड एंड एक्चुअल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड को हम कैलकुलेटेड यील्ड या आइडियल यील्ड कहते हैं। इट इज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेटेड फ्रॉम द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और एक्चुअल यील्ड को हम एक्सपेरिमेंटल प्रैक्टिकल यील्ड कहते हैं। इट इज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एक्सपेरिमेंटली, जिसको हम एक्सपेरिमेंटली हासिल करते हैं उसे हम एक्चुअल यील्ड कहते हैं। व्हाई एक्चुअल यील्ड इज लेस देन द थ्योरेटिकल यील्ड? देयर आर मेनी रीजन। साइड रिएक्शन, इनकम्प्लीट रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, इनएक्सपीरियंस वर्कर एंड मैकेनिकल लॉस ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग द सेपरेशन टेक्निक लाइक फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, जिसकी वजह से एक्चुअल यील्ड हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम होगी। अगर हमें परसेंटेज यील्ड फाइंड करनी हो तो परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल इनटू 100 होगा। और एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन इज डिटरमिन्ड बाय परसेंटेज यील्ड, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा परसेंटेज यील्ड होगी उतना ज्यादा रिएक्शन एफिशिएंट होगा। नाउ द क्वेश्चन इज 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय रोस्टिंग 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, और हमें परसेंटेज यील्ड फाइंड करनी है कि इसकी परसेंटेज यील्ड क्या होगी। तो हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। सबसे पहले आपने इक्वेशन लिखनी है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम जब हीट करेंगे वी गेट कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। एक पॉइंट आपने याद रखना है, जब भी परसेंटेज यील्ड फाइंड करना हो, ये जो एक्चुअल यील्ड है ये हमेशा क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन होगी और जो भी प्रोडक्ट की अमाउंट होगी वो एक्चुअल यील्ड होगी। जैसे यहाँ पर 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट है, सो दिस इज द एक्चुअल यील्ड। तो आपने एक्चुअल यील्ड को क्वेश्चन में लिख लेना है कि ये एक्चुअल यील्ड है। अब इस इक्वेशन में कैल्शियम कार्बोनेट का मास है 100 ग्राम। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और गिवन मास भी 100 है। इसका मोलर मास भी 100 था और गिवन मास भी 100 है, दोनों वैल्यू सेम है। इसका मतलब है 44 ग्राम इज द थ्योरेटिकल यील्ड। अगर गिवन वैल्यू 50 होती तो मैं इसको हाफ करता, 100 से हाफ 50 करता, तो 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट भी 22 ग्राम होगी, फिर ये थ्योरेटिकल यील्ड होगी। जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हम हासिल करेंगे वो थ्योरेटिकल यील्ड है। अब इस क्वेश्चन में थ्योरेटिकल यील्ड 44 ग्राम है, एक्चुअल यील्ड 22 है। वी हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड एक्चुअल 22 ओवर 44 इंटू 100, तो आप रेशो देखिए 1/2 रेशो है और 1/2 रेशो इज इक्वल टू 0.5 इंटू 100 डेट इक्वल टू 50%। सो ऑप्शन इसका क्या होगा? बीटा 50% ये यील्ड होगी। Another question, ये पास पेपर का क्वेश्चन है एमडी कैट का। रिसर्चर हैज प्रिपेयर्ड अ सैंपल ऑफ 1 ब्रोमोप्रोपेन फ्रॉम 10 ग्राम 1 प्रोपानोल। आफ्टर प्यूरिफिकेशन ही मेड 12 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट, विच ऑफ फॉलोइंग इज अ परसेंटेज यील्ड। तो आपने सबसे पहले इक्वेशन लिखनी है 1 प्रोपानोल। 1 प्रोपानोल का फॉर्मूला लिखें और इसका आपने मोलर मास कैलकुलेट करना है। 1 प्रोपानोल से रिसर्चर ने 1 ब्रोमोप्रोपेन को प्रिपेयर किया है। After purification, he made 12 gram of product. So, what is 12 gram? It is the amount of product which is the actual yield. इसका मोलर मास है 60 ग्राम।
1 प्रोपानोल का, और 1 ब्रोमोप्रोपेन का मोलर मास 123 ग्राम। ये इक्वेशन का मास हमने लिख लिया है। अब क्वेश्चन में गिवन है 10 ग्राम 1 प्रोपानोल, 60 ग्राम गिव 123 और 10 ग्राम, इसको हम 6 से डिवाइड करें तो 10 आएगा, मैं 6 से इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर होगा 20.5 ग्राम। सो 20.5 ग्राम एक्चुअल इज अ थ्योरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड 12 ग्राम है और थ्योरेटिकल यील्ड हमने 20.5 को कैलकुलेट किया है। 60 ग्राम, दोबारा समझिएगा, 60 ग्राम प्रोड्यूस 123 ग्राम 1 ब्रोमोप्रोपेन, तो 10 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा? तो मैं अगर इस 60 को 6 से डिवाइड करूं तो मेरे पास आंसर 10 आएगा, तो 123 को भी 6 से डिवाइड करें, 20.5 ग्राम थ्योरेटिकल यील्ड है। अब आपने कैलकुलेट क्या करना है? परसेंटेज यील्ड। तो परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड कितनी है? 12 ग्राम, और डिवाइड करेंगे 20.5 से इंटू 100। अब आपने इसको सॉल्व करना है, आप इसको फर्दर कर सकते हैं 6/10.25 इंटू 100, ठीक है। नाउ दो ऑप्शन बहुत क्लोज हैं, एक 58% है और एक 50% और एक 60% है, बल्कि 3 ऑप्शन क्लोज हैं। अब एक पॉइंट को आपने गौर से समझना है, ये ट्रिक समझना है, इससे आप फौरन कैलकुलेशन कर लेंगे। अगर हम 6/10 वैल्यू को लें, इस वैल्यू को, तो 6/10 इज इक्वल टू 0.6, इसका मतलब है 60%, लेकिन डिनोमिनेटर में 0.25 है तो 60% आंसर नहीं हो सकता। 50% आंसर तब होता अगर 5/10 होता, तो फिर 50% आंसर होता, 50% भी नहीं हो सकता। यहां पर है 10.25, इसका मतलब है 60 से थोड़ा सा कम होगा, और वो थोड़ी सी कम वैल्यू जो है वो क्या है? 58%। सो इसका आंसर जो है वो 58% इसका आंसर है, 50% नहीं है, ये गलत है, 58% इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन इज मैन्युफैक्चर्ड इंडस्ट्रियल इन ब्लास्ट फर्नेस using hematite ore of iron and reducing agent carbon monoxide. Calculate the mass of iron ore used to manufacture 56 gram iron with excess carbon monoxide. Assume that it is a 100% yield. आप सबसे पहले इसका mass लिखें। इसका mass होगा, आयरन का mass होता है 56 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस ऑक्सीजन के 3 एटम का mass 48 है, तो ये आपको इसका mass मिलेगा 160 ग्राम। 160 ग्राम आयरन कितना प्रोड्यूस कर रहा है? आयरन 112, 2 एटम है आयरन के, तो 112 ग्राम प्रोड्यूस कर रहा है। उसने कहा 100% यील्ड है, तो यहां एक पॉइंट समझना आपने, अगर 56 के लिए उसने उसका मैथ पूछा है, तो 112 ग्राम के लिए आयरन ऑक्साइड का मैथ कितना है? 160, और 56 इसका मतलब है हमने इसको हाफ किया है, तो हम इसको भी हाफ करेंगे, तो इसका मैथ कितना होगा? 80 ग्राम। तो ये इसका मैथ है, 80 ग्राम इसका आंसर होगा। यानी कि प्रोडक्ट का मैथ दिया हुआ है और हमने रिएक्टेंट का मैथ फाइंड करना है, और इस रिलेशन से प्रोडक्ट का मैथ अगर गिवन हो और आपने रिएक्टेंट का मैथ फाइंड करना हो, तो आप डायरेक्ट वही रिलेशन यूज करोगे, मैथ रिलेशनशिप से आप उसका मैथ कैलकुलेट कर सकते हैं। अब 100% यील्ड का एक और पॉइंट यहां पर आपने समझना, जो कि आपको और न्यूमेरिकल में हेल्प कर सकता है। एक्चुअल यील्ड ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, ये वैसे मैं आपको एक ट्रिक बताने लगा हूं, उसको आपने समझना है। थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड और परसेंटेज यील्ड, ठीक है, ये 3 चीजें आपने, 3 रिलेशन को आपने अंडरस्टैंड करना है। सपोज करें थ्योरेटिकल यील्ड जो है वो 36 है, थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड भी 36 है, तो जब एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड के इक्वल होगी तो याद रखिएगा परसेंट यील्ड हमेशा 100% होती है। थ्योरेटिकल यील्ड 36 है, मैं एक्चुअल यील्ड को हाफ कर देता हूं, 18 लेता हूं, 18 ग्राम, तो परसेंटेज यील्ड भी हाफ हो जाएगी, 50% परसेंटेज यील्ड होगी। इफ एक्चुअल यील्ड इज इक्वल टू थ्योरेटिकल यील्ड, द परसेंटेज यील्ड विल बी 100। थ्योरेटिकल यील्ड 36 ही रहेगी, सो एक्चुअल यील्ड को फर्दर हाफ करें 9, तो परसेंटेज यील्ड भी उसका हाफ हो जाएगी, 25% होगी। अब आपको कोई भी परसेंटेज अगर फाइंड करनी है, सपोज करें आपको कोई रिएक्शन दिया हो और आपने 75% की यील्ड, एक्चुअल यील्ड बतानी है, तो आप इन दोनों को ऐड करें और आप इन दोनों को ऐड कर लीजिएगा, तो आपके पास आंसर जो होगा वो 27 ग्राम जो होगा वो एक्चुअल यील्ड आ जाएगी। मीन एक ये मेथड है जिससे आप गेस कर सकते हैं कि अगर थ्योरेटिकल यील्ड गिवन है, परसेंटेज यील्ड गिवन है, और उससे एक्चुअल यील्ड कैसे फाइंड करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन भी पास्ट पेपर में मौजूद है, आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाएगा जो मैंने लास्ट पर किया है। आई होप कि मैंने बहुत डिटेल के साथ, एमसीक्यूज के साथ, शॉर्टकट पॉइंट को मैंने डिस्कस किया है। मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो जिन स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम है कि उनको इस चैप्टर के क्वेश्चन में कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, तो अगर इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे उनका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।
इसके बाद मेरे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर यूनिट 1 का 2025 का तमाम प्रोविंसेस के 15 न्यूमेरिकल आए थे। तमाम यूनिवर्सिटीज़ में, यूएचएस में, सजम्बू में कोई नहीं आया था, केएमयू में, डीयूएचएस में, बीयूएचएमएस में और नम्स में। आप उन न्यूमेरिकल को कीजिएगा व्हाट्सएप चैनल के ऊपर, और देन यूट्यूब चैनल के ऊपर यूनिट 1 की मैं डिटेल डिस्कशन भी डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपने इस लेक्चर के थ्रू कैलकुलेशन को समझ लिया तो आपके लिए वो यूनिट की जो डिस्कशन मैंने की है वो भी आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये मेरा लेक्चर लेस देन 1 आवर का लेक्चर बना है, तकरीबन 50 मिनट का ये मेरा लेक्चर है, और 50 मिनट में आप इस यूनिट की बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं और बहुत अच्छा आप इससे रिजल्ट ले सकते हैं।